आज की इस गहन चर्चा में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का इतना अहम हिस्सा है कि हम अक्सर उस पर ध्यान ही नहीं देते। हम बात कर रहे हैं कक्षा 8 के विज्ञान के नोट्स पर, जिनका शीर्षक है प्रकाश, अंधेरे से रोशनी का सफर। बिल्कुल। और इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है ना, वो यही है कि प्रकाश, छाया और परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन जैसे जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उन्हें बिल्कुल सरल और एक मजेदार कहानी की तरह समझा जाए, ताकि कोई भी इसे आसानी से समझ सके। हाँ, विज्ञान को रटने की जरूरत नहीं है। और शुरुआत करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कल्पना करते हैं। सोचिए कि एक बिल्कुल घुप अंधेरा कमरा है। वहां रखी हुई कोई कुर्सी या मेज हमें क्यों नहीं दिखाई देती? ये एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल लगता है देखने में, लेकिन सच कहूं तो इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत बड़े रहस्य को खोलता है। बिना प्रकाश के हमारी आंखें किसी भी चीज को देखने में पूरी तरह से असमर्थ हैं। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रकाश या लाइट असल में एक प्रकार की ऊर्जा है, और यही ऊर्जा हमें इस खूबसूरत दुनिया को देखने में मदद करती है। सही कहा, लेकिन यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि हमारा देखना पूरी तरह से प्रकाश के चीजों से टकराकर वापस लौटने की प्रक्रिया पर निर्भर है। इसे ही हम विज्ञान की भाषा में परावर्तन या रिफ्लेक्शन कहते हैं। मतलब सिर्फ लाइट का होना ही काफी नहीं है। एग्जैक्टली। हम किसी भी वस्तु को केवल तभी देख पाते हैं जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। उस अंधेरे कमरे वाले उदाहरण में किताब को पढ़ना इसलिए असंभव है क्योंकि वहां किताब से टकराकर हमारी आंखों तक आने के लिए कोई प्रकाश है ही नहीं। अरे वाह! तो मतलब देखना एक तरह से प्रकाश का बाउंस बैक होना है। जी, जैसे गेंद दीवार से टकराकर वापस आती है। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। बिना परावर्तन के हम कुछ नहीं देख सकते। और शायद इसीलिए इन नोट्स में दुनिया की सभी चीजों को दो बहुत ही मजेदार श्रेणियों में बांटा गया है। एक है दीप्त वस्तुएं यानी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, और दूसरे हैं अदीप्त यानी नॉन ल्यूमिनस वस्तुएं। बिल्कुल। दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो अपना प्रकाश खुद बनाती हैं, जैसे हमारा सूर्य हो गया, रात में चमकने वाला जुगनू हो गया, या फिर हमारे घरों में जलती हुई टॉर्च या बल्ब। और जो अदीप्त वस्तुएं हैं वे अपना प्रकाश खुद नहीं बनाती, जैसे कि मेरे सामने रखी है मेज, कुर्सी या कोई किताब। ये तभी दिखती हैं जब किसी दीप्त वस्तु का प्रकाश इन पर पड़ता है। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। चांद के बारे में, है ना? बिल्कुल। जब हम रात में चमकते हुए चांद के बारे में सोचते हैं तो अक्सर लगता है कि चांद की अपनी ठंडी रोशनी है, लेकिन विज्ञान का एक बहुत बड़ा रहस्य ये है कि चांद असल में एक अदीप्त या नॉन ल्यूमिनस पिंड है। ये तो सच में एक आहा मोमेंट है। मतलब चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अपना कोई प्रकाश नहीं होता। ये सिर्फ सूर्य के प्रकाश को एक बहुत बड़े दर्पण या शीशे की तरह परावर्तित करके चमकता है। सूर्य की रोशनी चांद पर पड़ती है और वहां से टकराकर पृथ्वी तक आती है। क्या बात है! प्रकाश ऊर्जा है, और चीजें कैसे दिखती हैं ये तो स्पष्ट हो गया। लेकिन अब अगर बात करें कि प्रकाश चलता कैसे है, मुझे याद है इन नोट्स में एक बहुत ही रोमांचक प्रयोग की कहानी दी गई है। हाँ, वो मोमबत्ती और पाइप वाला प्रयोग। हाँ, वो बहुत ही शानदार तरीके से एक सिद्धांत को समझाता है। बिल्कुल। प्रयोग कुछ ऐसा है कि अगर हम एक बिल्कुल सीधे खोखले पाइप से एक जलती हुई मोमबत्ती की लौ को देखते हैं तो लौ बड़ी आसानी से दिख जाती है। लेकिन अगर हम एक ऐसा पाइप लें जो बीच से मुड़ा हुआ हो और उससे देखने की कोशिश करें तो कुछ नहीं दिखता। और इसके पीछे का विज्ञान ये है कि प्रकाश हमेशा एक सरल रेखा यानी स्ट्रेट लाइन में ही गमन करता है। वो मुड़ नहीं सकता। हाँ, मैं तो इसे ऐसे देखता हूं कि प्रकाश एक बहुत ही जिद्दी धावक की तरह है। वो सिर्फ सीधे ट्रैक पर दौड़ना जानता है। रास्ते में अगर कोई मोड़ आ जाए तो वो मुड़ना नहीं जानता, बस वहीं रुक जाता है। बहुत ही मजेदार तुलना है। और अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो छाया या परछाई का बनना इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। परछाई। बचपन में हम सब ने अपनी परछाई के साथ खूब खेल खेले, लेकिन वैज्ञानिक रूप से किसी चीज की छाया आखिर बनती कैसे? छाया बनने के लिए 3 चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहली, प्रकाश का एक स्रोत। दूसरी, एक अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट जिसके आर पार प्रकाश न जा सके। और तीसरी, एक पर्दा, दीवार या जमीन जहां वो छाया बन सके।
मतलब अगर कोई अपारदर्शी चीज प्रकाश के सीधे रास्ते में आ जाए तो वो उस रास्ते को रोक लेती है। बिल्कुल। और क्योंकि प्रकाश मुड़कर उस चीज के पीछे से नहीं जा सकता, इसलिए उस वस्तु के ठीक पीछे एक अंधेरा हिस्सा बन जाता है। उसी अंधेरे हिस्से को हम छाया कहते हैं। तो इसका मतलब है कि अलग अलग तरह की चीजों की छाया भी अलग अलग बनती होगी। जैसे वस्तुओं को हम 3 प्रकार में बांट सकते हैं, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। हाँ, जैसे पारदर्शी या ट्रांसपेरेंट चीजें, साफ कांच या पानी, इनके आर पार प्रकाश आसानी से निकल जाता है, इसलिए इनकी कोई खास छाया नहीं बनती। और पारभासी यानी ट्रांसलूसेंट चीजें, जैसे कोई धुंधला कांच या बटर पेपर। ये चीजें प्रकाश के कुछ हिस्से को तो रोक लेती हैं, लेकिन कुछ को जाने देती हैं, इसलिए इनकी बहुत हल्की और धुंधली सी छाया बनती है। और अंत में लकड़ी या पत्थर जैसी अपारदर्शी वस्तुएं, जो प्रकाश को बिल्कुल रोक लेती हैं, उनकी एकदम गहरी और काली छाया बनती है। बिल्कुल सही। और छाया से ही जुड़ी प्रकृति की एक बहुत ही खूबसूरत परिघटना है। कभी किसी घने पेड़ के नीचे जमीन पर धूप के गोल गोल धब्बे देखें? हाँ, बहुत बार। गर्मियों में किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े हों तो जमीन पर रोशनी के छोटे छोटे गोल टुकड़े नाचते हुए दिखाई देते हैं। बहुत ही सुंदर नजारा होता है। वह सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, बल्कि वो प्रकृति का अपना सूची छिद्र कैमरा यानी पिनहोल कैमरा है। पिनहोल कैमरा पेड़ के नीचे? हाँ, असल में पेड़ की पत्तियों के बीच जो छोटी छोटी खाली जगहें रह जाती हैं, वे एक सूची छिद्र या पिनहोल का काम करती हैं। और जमीन पर दिखने वाले वे गोल धब्बे कोई साधारण रोशनी नहीं है, वे वास्तव में करोड़ों किलोमीटर दूर बैठे सूर्य के प्रतिबिंब या इमेजेस हैं। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब पत्तियां एक कैमरे के लेंस की तरह काम कर रही हैं। ये विज्ञान आखिर काम कैसे करता है? ये भी प्रकाश के सीधी रेखा में चलने के कारण ही संभव है। जब सूर्य के ऊपरी हिस्से से प्रकाश की किरणें उस छोटे से छेद से गुजरती हैं, तो वे सीधी जाकर जमीन के निचले हिस्से पर पड़ती हैं, और निचले हिस्से की किरणें छेद से गुजरकर ऊपरी हिस्से पर पड़ती हैं। अच्छा, तो किरणें उस छोटे से छेद के पास आकर आपस में क्रॉस हो जाती हैं। एकदम सही, किरणें पार हो जाती हैं। इसी वजह से सूची छिद्र कैमरे में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा उल्टा यानी इन्वर्टेड होता है। किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस लौटता है तो उसे परावर्तन कहते हैं, और दर्पण तो प्रकाश की दिशा को पूरी तरह से बदल देता है। हाँ, और दर्पण का एक बहुत ही जादुई गुण है जिसे पार्श्व परिवर्तन या लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। वही ना, जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ बायां और बायां हाथ दायां दिखाई देता है। बिल्कुल। हालांकि प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा और हमारे ही आकार का होता है, लेकिन वो दायां बायां हिस्सा पलट देता है। यह प्रकाश के परावर्तन का एक बहुत ही सटीक नियम है। और इसी परावर्तन का एक बहुत ही शानदार इस्तेमाल होता है परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में। पेरिस्कोप एक बेहतरीन उपकरण है। इसमें एक लंबे मुड़े हुए पाइप में 2 समतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। दोनों दर्पणों को 45 डिग्री के कोण पर लगाया जाता है, जिससे प्रकाश की किरणें 2 बार टकराकर मुड़ जाती हैं। हाँ, और इसी की मदद से पनडुब्बी या सबमरीन के अंदर बैठे लोग पानी की सतह के ऊपर की चीजों को बिना खुद बाहर आए देख सकते हैं। प्रकाश पहले ऊपरी दर्पण से टकराकर नीचे आता है और फिर निचले दर्पण से टकराकर देखने वाले की आंखों तक पहुंचता है। ये तो प्रकाश के परावर्तन का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग उपयोग है। विज्ञान और तकनीक का क्या शानदार तालमेल है। बिल्कुल, प्रकृति के नियमों को समझना और उन्हें अपने लाभ के लिए उपयोग करना ही तो असली विज्ञान है। सच में आज की ये चर्चा बहुत ही ज्ञानवर्धक रही। अगर हम पूरे विषय का सार निकालें तो हमने सबसे पहले समझा कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमें दुनिया को देखने में मदद करती है। हमने दीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बीच का बड़ा अंतर जाना, खासकर वो चांद वाला तथ्य है। हाँ, प्रकाश के सीधे रास्ते पर चलने की जिद, छाया के बनने का विज्ञान और प्रकृति के पिनहोल कैमरे को भी गहराई से समझा। और अंत में दर्पण का परावर्तन और उसका पार्श्व परिवर्तन भी। तो चलिए इस चर्चा को समेटते हुए इन नोट्स में दिए गए कुछ अभ्यास प्रश्नों के त्वरित उत्तर भी जान लेते हैं। पहला सवाल, क्या एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में किसी वस्तु की छाया बन सकती है? इसका उत्तर तो अब बहुत आसान है, बिल्कुल नहीं बन सकती। छाया के लिए प्रकाश के स्रोत का होना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। दूसरा सवाल, सूची छिद्र कैमरे में कैसा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा उल्टा यानी इन्वर्टेड प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि प्रकाश की किरणें उस छोटे से छिद्र में क्रॉस हो जाती हैं। और तीसरा, दर्पण के सामने दायां कान पकड़ने पर प्रतिबिंब में कौन सा कान दिखाई देता है? बायां कान।
और इसे हम विज्ञान की भाषा में पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। बहुत ही स्पष्ट उत्तर। मैं सभी श्रोताओं को यह सुझाव दूंगा कि वे घर पर एक मजेदार प्रयोग जरूर करें। अंधेरे कमरे में एक कंघी लें, उसके सामने से टॉर्च की रोशनी डालें और आगे एक शीशा रख दें। आप प्रकाश के परावर्तन और किरणों के मुड़ने के जादू को अपनी आंखों से देख पाएंगे। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है और ये विचार थोड़ा हटकर है। हमने सीखा कि परिदर्शी या पेरिस्कोप में 2 दर्पणों का उपयोग करके प्रकाश की दिशा को मोड़ा जाता है और छिपी हुई चीजें देखी जाती हैं। हाँ बिल्कुल। तो जरा सोचिए, अगर हम केवल 2 नहीं बल्कि सैकड़ों दर्पणों को एक बहुत लंबी भूल भुलैया या मेज में सही कोणों पर लगा दें, तो क्या प्रकाश की एक किरण को अनगिनत मोड़ों से गुजारते हुए मीलों दूर तक भेजा जा सकता है? क्या परावर्तन के इस खेल की कोई सीमा है, या हम प्रकाश को जहां चाहे वहां निर्देशित कर सकते हैं? ये तो सच में एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल है। क्या प्रकाश अनंत बार परावर्तित हो सकता है? इस पर विचार करना तो बनता है। खैर, इसी दिलचस्प परिकल्पना के साथ हम अपनी आज की इस ज्ञानवर्धक चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विज्ञान के ऐसे ही अनसुलझे और रोचक रहस्यों को जानने की हमारी ये यात्रा आगे भी जारी रहेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।